अरे भाई, जय हिंद। बैठ जाओ। बैठ के आराम से देखो। कॉपी किताब निकाल लो। इतिहास ऐसी कुश्ती है, लड़ेंगे कि दिमाग की नसें खुल जाएगी। बात हो रही है भारत में यूरोपियों लोगों का आगमन की। और उसमें भी सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन? पुर्तगाली, जो सबसे पहले भारत आए थे। तो इसमें सबसे पहला खेल क्या था? वास्को डा गामा। और वास्को डा गामा अंकल जो थे, ये जब 1458 में कालीकट पहुंचे थे तो उन्हें लगा भारत क्या है, सोने की चिड़िया नहीं, सीधे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। लेकिन रुकिए, पुर्तगालियों ने आते ही क्या तमाशा शुरू किया। उन्होंने कहा, भैया व्यापार तो हम करेंगे पर समुंदर हमारा है। व्यापार भी हम ही करेंगे और समुंदर भी हमारा है। क्या लेके आए? कार्टर्स सिस्टम। पहला पॉइंट। तो पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जब वो आए तो उनके पास तेज चलने वाली नावें थीं और आधुनिक बारूद, गोला बारूद थे। तो उन्होंने सबसे पहले एक कार्टर सिस्टम लाया। और क्यों लाया था कार्टर सिस्टम? क्योंकि इससे पहले उनका जो लड़ाई था वो उन मुसलमानों से चल रहा था जो तुर्की के थे, और तो वो उधर मिडल ईस्ट से। तो मिडल ईस्ट, ये देखो, ऐसे समझो, ये भारत है हम लोग का, ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ मिडल ईस्ट है, यहाँ यूरोप है, यहाँ से व्यापार हो रहा था। तो फिर यहाँ पर जब सत्ता बदली तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने व्यापार में क्या कर डाला कि यहाँ से अगर तुम लोग व्यापार करोगे, पूरा एकदम कर बढ़ा दिया। और इतना कर बढ़ा दिया कि यहाँ के लोग उसे खरीद ही नहीं पा रहे थे। बड़ा मतलब इतना कर बढ़ा दिया। और उसके बाद होता क्या था, जितना सारी की उपज भारत, चीन वगैरह इधर के देशों में होती थी, म्यांमार वगैरह में, और इधर कुछ होता ही नहीं था। यहाँ का 20%, 80% फायदा ये लोग लेते थे। इस वजह से यहाँ के लोग, यूरोप के लोग और भी ज़्यादा लालच में थे कि ये 80% फ़ायदा हम लोग क्यों ना ले लें। तो यहाँ से वो बहुत बार यहाँ इस जगह को जीतने के लिए वो लड़ाइयाँ लड़ी ताकि यहाँ जीत लें और ये 80% फ़ायदा ले लें, लेकिन नहीं ले पाए। उसके बाद क्या हुआ, वो इधर से समुद्री रास्ते से घुरते हुए यहाँ आए। और इसमें भी सबसे पहले हम लोग के थे क्या? वास्को डा गामा। इससे पहले भी एक आदमी और निकला था उसका, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। तो अब वास्को डा गामा निकला। अब वास्को डा गामा भारत पहुंच गया। इसने कार्टेज सिस्टम लगाया। और कार्टेज सिस्टम क्या था कि कोई भी अगर समुद्र में उतरता है ना, मतलब साफ था कि अगर अरब सागर में किसी भारतीय राजा की नाव भी उतरी तो पुर्तगाली वायसराय से लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस नहीं लिया तो जहाज उड़ा देंगे या लूट लेंगे। जरा सोचिए, घर तुम्हारा, समुंदर तुम्हारा, और टैक्स पुर्तगालियों का। मुगल बादशाह चुपचाप बैठकर देख रहे थे कि भाई ये क्या चल रहा है। मान लो तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर में के बाहर रास्ता है, और रास्ता में कोई आदमी बाहर से आया है, वो वहाँ का नहीं है, और फिर भी तुम अगर रास्ते में उतर रहे हो तो वो तुमसे टैक्स मांग रहा है। सोचो कैसा होगा। और तुम नहीं उसको पैसा पे कर रहे हो तो वो तुमको लतिया रहा है, मार रहा है। तुम्हारा घर का मोड़, और वहाँ पर जहाँ वहाँ मोड़ से पास करने के लिए तुमको पैसा देना पड़ रहा है, और नहीं दे पा रहे, तुमको मार दे रहा है, तुमसे लूट रहा है, तुम्हारे पास जितना पैसा लूट ले रहा है। कैसा होगा? वैसा कुछ पुर्तगाली कर रहे थे। अब इसके बाद अब सुनो आगे की कहानी। पुर्तगाली इसलिए मसाले नहीं ले जाते थे भाई साहब। मालाबार और कोका तट से काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, अरहर, चंदन, हल्दी और ना जाने क्या क्या लाद कर यूरोप भेजते थे। यूरोप वाले ठंडे इलाके के लोग, उनके गरम मसाले चाहिए ही चाहिए थे। और वो और तो और उत्तर पश्चिमी में से ताकत एक प्रकार का कपड़ा, तफ कपड़ा का क्या था, नाम था तफ्ता, एक प्रकार का कपड़ा है। और बंगाल से जटमनसी तक खींच ले जाते थे। दक्षिण पूर्व एशिया के लाख, एक वृक्ष की गोंद, लाख क्या बोलते हैं, वृक्ष का जो गोंद होता है उसको लाख, लौंग कस्तूरी का ऐसा व्यापार बढ़िया था कि उन्होंने संतुष्ट व्यापार संघ बनाकर प्रतिवर्ष
अ, 1,70,00,000 क्विंचेंडो भारत भेजने का निर्णय ले लिया। पैसा पानी की तरह बह रहा था उस टाइम। 1 करोड़, समझ रहा। गोवा उनका हेडक्वार्टर बन गया। भारत में उनका गवर्नर वायसराय बैठता था, जो 3 साल तक राजा था। और वहाँ शुरू होते ही असली राजनीति, चर्च, पादरी और राजाओं की मिली भगत। भारत में चर्च आने लगे। सोचो तुम किसी देश में व्यापार करने जा रहे, तो उस देश के जो गुरु है, मतलब मान लो एक देश से भारत, और वो व्यापार करने आ रहे, तो उसमें पादरियों का आना क्या जरूरी था? अगर व्यापार करने आ रहे तो व्यापारियों का आना। पादरी क्यों आ रहे थे भारत उस टाइम? सोचो, दिमाग लगा कर, और कमेंट में बताना क्यों आ रहे हो। अब पिक्चर में एंट्री होती है हमारे सबके दागड़ बादशाह, क्या नाम था? अकबर का। अकबर ने सोचा कि इन फिरंगियों से थोड़ा धर्म कर्म की बात की जाए। उन्होंने गोवा खत लिखकर पादरियों को बुलवाया। अरे लॉर्ड डर्फ और एंटियो मोस्ट साहब, ये 2 नाम थे। एक का नाम क्या था? लॉर्ड डर्फ, और दूसरा का नाम था एंटनियो। आइए, बस फतेहपुर सीकरी में वहाँ पर बुलाया था। अकबर को लगता था कि शायद ये ईसाई धर्म में कुछ नया ज्ञान देंगे, पर अंदर की बात कुछ और ही थी। अकबर को पुर्तगालियों की बंदूकें उधर चाहिए थी, क्योंकि अकबर को सुए निपटाना था। अकबर को विदेशियों को निपटाना था, तो उसको बंदूक चाहिए था। तो इसलिए ये मिली भगत हो रही थी वहाँ पर। और जब गद्दी पर बैठे हमारे जहांगीर भाई, अरे जहांगीर भाई साहब इनके एक कदम आगे निकले। जहांगीर को ओल्ड और न्यू ट्रैगमेंट की पेंटिंग इतनी पसंद आई कि लोग अफवाह उड़ाने लगे कि अरे बादशाह साहब ईसाई बन गए हैं। लाहौर में चर्च बनाने की इजाज़त दे दी। आगरा में दीक्षा स्नान होने लगे। पुर्तगाली फूले नहीं समा रहे थे कि हमें मुगलों को अपने रंग में रंग लिया। पर अंत में क्या हुआ? जैसे ही जहांगीर को समझ आया कि गोरे लोग सिर्फ धर्म का नाटक कर रहे और पीठ पीछे देश को खोखला कर रहे, उनका मोह भंग हो गया। और यहाँ से इतिहास सिखाता है कि अगर अपनों में एकता नहीं हो तो बाहर वाले आकर तुम्हारी कुर्सी खींच कर ले जाएंगे और इतिहास की किताबों में तुम्हारा पत्ता साफ कर देंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको और दबाकर शेयर करो। तो अब हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी का टाइम आया। सतर्कता की सुरक्षा। सिर्फ दूसरों पर भरोसा करके हाथ पर हाथ धरे बैठने से काम नहीं चलता। अगर आप अपने घर पर, व्यापार या देश की सुरक्षा खुद नहीं संभालोगे तो बाहर वाले आकर उनका फ़ायदा उठाएंगे। जैसे ये पुर्तगाली करते थे, अंग्रेज करते थे कि यहाँ की सेना नहीं रखते थे, और वो लोग अपनी सेना को बोलते थे ये तुम्हारा सेना है, उसकी, और ये मतलब ये सेना तुम्हारी रक्षा करे। उसके बाद यहाँ के लोग कमज़ोर हो जाते थे क्योंकि उनके पास सेना नहीं होता था। तो ये कमज़ोर हो गए, फिर ये अंग्रेजों से लड़ नहीं पाते थे, फिर अंग्रेज से जो चाहे सो करवा दिए। पहले तो इनको लालच दिलाते हैं तुम्हारी भलाई के लिए, क्योंकि सेना तो हमारी होगी, लेकिन फिर उस सेना का सारा खर्चा भी इनसे लूटते थे और वो मतलब पूरा बर्बाद करते थे। और आज का एग्जाम्पल में अगर उसे देखें तो भारत में जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। हम चाइना से चीज़ें लाते हैं, उनको असेंबल करते हैं और विदेशों में बेचते हैं। इसी वजह से हमारे ट्रम्प चाचा अब हम आप पर टैरिफ लगाएंगे कि तुम चाइना का सपोर्ट कर रही हो। तो उसी तरह हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे और सिर्फ असेंबल कर रहे। तो असेंबल करने से क्या विकसित होगा? नहीं। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग पर भी ध्यान देना होगा, वो हम इससे सीख सकते हैं। और दूसरा जो सीख सकते हैं, व्यापार में कूटनीतियाँ। जैसे पुर्तगाली पहले व्यापार के नाम पर पैसे बरसाएं और फिर काटा सिस्टम जैसी ज़बरदस्ती थोपकर समुंदर के मालिक बन बैठे, जिससे यह सबक मिलती है कि किसी भी बाहरी ताकत को अपनी कमजोरी का फ़ायदा उठाने का मौका नहीं दे। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ने का टाइम, पढ़ नहीं रहे तो कोई भी आकर आपका फ़ायदा उठा सकता है।
मान लो कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, बस रील देख रहे हो। जैसे होता है कि पहले गंदा लत तुम्हारे आस पास के कोई लोग, बाहर से कोई आस पड़ोस के लोग तुम्हें गंदा लत लगाएंगे और फिर वो तुम्हारी गंदा लत लगा देंगे, फिर धीरे धीरे वो तुम्हारी आदत हो जाएगी और फिर वो तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। तो ये, और उसके बाद अंधाधुन विश्वास का अंजाम। मुगल शासकों ने यूरोपीय पदयात्रिक यूरोप के जो गवर्नर थे, व्यापारी थे, उनके कूटनीतियों का लाभ और तोपा बंदूक पाने की लालच में बहुत ज़्यादा छूट देकर जो बाद में देश की संप्रभुता के लिए भारी भारी पड़ गया। बहुत ज़्यादा ही छूट दे रहे थे यहाँ के लोग कि हम लोग को उसका बंदूक मिलेगा और उसकी कूटनीति समझ में आएगी, जिस वजह से बहुत दिक्कत। उसके बाद आत्मनिर्भरता की ज़रूरत। आज भी भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है नहीं। जब हम अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए दूसरे के हथियार का मदद लेंगे, पूरी तरह निर्भर हो जाते, तो वो आपका शोषण करना शुरू कर देंगे। तो कभी भी ज़िंदगी में ये बात याद रखना कि अपनी कमजोरी दूर करने के लिए कभी दूसरे की मदद मत लेना, क्योंकि शुरू में तुम्हें लगेगा वो मेरी मदद कर, लेकिन बाद में तुम्हारा शोषण करना शुरू कर देगा। इतिहास के सबक। अब इससे क्या और सीखते हैं? इतिहास हमें आईना दिखाता है। जो देश या समाज और अपनी आंतरिक कमजोरियां और एकता की कमी को समय रहते नहीं सुधारा तो उसका पतन होना तय है। हम इतिहास पढ़ के ये सीख सकते हैं कि इन लोगों के साथ इतिहास में यहाँ यहाँ क्या हो सकता है, वो हमारे साथ ना हो। ऐसा हम लोग हर जगह बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इससे तो हम लोग बहुत कुछ सीखें, आत्मनिर्भरता सीखें, अंधाधुंध विश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए और खुद पर आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये सब सीखें। और आत्मनिर्भर बनने के लिए लोगों की मदद भी नहीं लेनी चाहिए ज़्यादातर, वरना बाद में तुम्हारा शोषण करने लगते, ये भी सीखें। बस आज का वीडियो यहीं तक, और लाइक और कमेंट में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा।